दोस्तों नमस्कार। जय भीम, जय संविधान। दोस्तों आज आप सभी को मालूम है कि आज बाबा साहब अंबेडकर निर्माण दिवस है और खास करके आज संसद में संविधान पर आज चर्चा होनी थी, लेकिन दोनों सदनों में चर्चा नहीं हो पाई। और इसी सब विषय पे हम बात करने के लिए आज हमने जो आमंत्रित किया है, जीएस टीवी के वरिष्ठ पत्रकार हैं अनिल भाई पटेल। आप हम देखते होंगे कि हमारे मंच पे हर शाम को आते हैं, तो इसी बात चर्चा करने के लिए हम सीधे उनसे जुड़ते हैं। सर जी नमस्कार, हमारे मंच पे सर स्वागत है। जय भीम। जय भीम, जय भीम। कैसे हैं? बस सर, ठीक है सर। सर आज बाबा साहब अंबेडकर का सर निर्माण दिवस था। दोनों सदनों में चर्चा होनी थी, लेकिन कहीं ना कहीं इन दोनों सदनों में चर्चा नहीं हो पाई। तो सर इसके पीछे आप दोनों सदनों में जो चर्चा हुई, तो सर कौन जवाबदार होगा? क्या कहीं ना कहीं ये अपमान नहीं है सर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का? देखिए, बाबा साहब आम्बेडकर जो है, जब जब निर्माण हुआ, उनका निर्माण हुआ, तब वो बौद्ध थे। बौद्ध में हमेशा मूर्ति पूजा ये सबका उसको इतना नहीं माना जाता है बौद्ध में। लेकिन वो मानते हैं कि जो आप बोलते हैं या जो चीजें सही हैं वो आपके कैरेक्टर में आनी चाहिए, आपकी बातों में आनी चाहिए। मतलब उसको पालन करना जरूरी है। खाली बोल के आप बोलें सबका साथ सबका विकास, लेकिन बाद में पता चलता है कि आप कैसे माइनॉरिटीज को गाली देते हैं, शेड्यूल एसटी एसटी और ओबीसी को अलग करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। ये बाबा साहेब का मूल मंत्र था। और संविधान जो हमारा पूरा बना हुआ वो इसी बेस पर है कि भाई जो देश में जो नियम बनेंगे वो सभी के लिए बराबर होंगे। चाहे वो उसमें न तो लिंग का भेद होगा, न जाति का भेद होगा, न ऊंच नीच का भेदभाव होगा, न रंग वर्ण, कुछ नहीं। इसी पर आधारित होगा। आपको पता होगा जब संविधान 1950 में बना तो सबसे पहला जो विरोध है वो आरएसएस ने किया था। जी। वो आप मानिए, आरएसएस ने तिरंगा बहुत सालों तक जो है अपने नागपुर स्थित जो उनका मुख्यालय में मुख्यालय नहीं उसमें लगाया। नहीं लगाया था। जी। अब वो ठीक है, उनका विचारधारा था। अब समझो उसी में से निकली हुई बीजेपी है, तो स्वाभाविक वो कैसे मानेगी। आपने कई मौकों पर देखा होगा वो संविधान की बातें तो करते हैं, हाथ जोड़ जोड़ के प्रणाम तो करते हैं, लेकिन जब उसकी बातें मानने की बात आती है तो नहीं, वो हम नहीं करेंगे, वो अपने हिसाब से हम करेंगे। हम समरसता की बात करेंगे लेकिन हम समानता की बात नहीं करेंगे। जी राहुल। सर ये चीज तो सर आपने लोकसभा के चुनावों में भी देख लिया, जिस तरह से जो उनके उम्मीदवार थे, काफी लोग कह रहे थे कि हम 400 पार आएंगे तो संविधान चेंज करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो परिणाम आए उसके बाद से आपने भी देखा होगा कि जब पहला सदन के अंदर में जब नरेंद्र मोदी जब जीत के गए, तो जो संविधान की जो पुस्तक है उनके सामने नमन किया। उनको भी सर मालूम चल गया कि संविधान की ताकत क्या है सर, क्योंकि राहुल गांधी पूरे देश में सर वो एक उनकी जो संविधान की जो कॉपी थी वो लेके चल रहे थे, संविधान बचाओ संविधान। लेकिन कहीं ना कहीं जो परिणाम आए लोकसभा में, उसमें भी नरेंद्र मोदी को समझ में आ गया कि संविधान क्या चीज है इस देश का। लेकिन बावजूद इसके राहुल, मेरा जो मैंने आपने बात काटी, मैं आपको उसी में ज्वाइन करके बताऊं कि बावजूद इसके इनको जब भी मौका मिलता है ये इसको संविधान के नियमों को तोड़ना मरोड़ना कैसे किया जा सके और अपने हिसाब से लागू करना, वो ये सब करते हैं। सबसे बढ़िया उदाहरण आपको लेटरल एंट्री की बात करिए। बहुत सारे संस्थाएं आपको बता दूं, बहुत सारी संस्थाएं जो पब्लिक सेक्टर यूनिट की थी उसे बंद करके इन्होंने क्या किया कि उसमें जो रिजर्वेशन वो खत्म कर दिया, क्योंकि लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती कर रहे हैं। टीचरों की भर्ती कॉन्ट्रैक्ट पर हो रही है, अधिकारियों की भर्ती कॉन्ट्रैक्ट पर हो रही है। ऐसे ही हो रही है ना। पूरा मामला जो उत्तर प्रदेश में आया था सामने भर्ती का, शिक्षकों की भर्ती का, उसमें क्या था? उसमें यही था कि अपने एसटी एससी ओबीसी का जो उसको हटा के नोट फॉर सुटेबल कर दिया और अपने हिसाब से अपने भर्ती कर दी। वो पूरा विवाद था। मतलब इनके जहन में हमेशा ये रहता है कि बाबा साहब अम्बेडकर को कैसे हटाया जाए, साइड उनकी विचारधारा को कैसे हटाया जाए। लेकिन लोगों के मन में हमारे यहाँ अभी भी बाबा साहब की और उनके संविधान को लेकर काफी उम्मीदें हैं और इसी के माध्यम से हमारा देश आगे बढ़ेगा। अब मूल बात जो आपने सवाल पूछा उसकी बात करें। आज बाबा साहब का निर्वाण दिन था तो आज चर्चा होनी थी, लेकिन इनको पता था कि हम बोलेंगे क्या। ईडी भेजकर हम नियम तोड़ते हैं, सीबीआई भेज के हम नियम तोड़ते हैं,
संवैधानिक संस्थाओं का जो गलत तरीके से उपयोग हम करते हैं, अपनी सत्ता का दुरुपयोग हम करते हैं, सब कुछ तो हम करते हैं। बाबा साहब की नीतियों का, बाबा साहब की बातों का, उनके मंत्रों का तो उल्लंघन हम करते हैं। हम क्या लेके बोलेंगे? किसान आंदोलन कर रहे हैं रोजगार के लिए, युवा आंदोलन कर रहे हैं। आप आज बीपीएससी के बिहार में युवा, आपको पता है, वहां मांग करने गए तो पुलिस उनको दौड़ा दौड़ा कर मारा, लाठीचार्ज किया। किसान आज वहां से निकले तो लाठीचार्ज की, आंसू गैस के गैस छोड़े गए। तो ये क्या, ये कोई पालन है? ये पालन है? आप क्या बताना चाह रहे हैं कि हम साबरमती फिल्म देखने के लिए 2.5 घंटा निकालेंगे, लेकिन किसानों के लिए बात करने के लिए हम नहीं निकालेंगे? चर्चा के लिए हम विपक्ष के साथ में बैठ के चर्चा करने के लिए एक माहौल नहीं बनाएंगे कि संसद में बात करें? अदानी पर हम चर्चा नहीं करेंगे। हम मणिपुर की तो बात है, रिसेंट बात बता रहा हूँ। संभल की हम बात नहीं करेंगे। हम बात किसकी करेंगे? तो बात हम करेंगे कि 200 कुछ पैसे मिल गए, उस पर हो हल्ला करके कैसे चौपट किया जाए। अदानी पर कोई भी आवाज उठाएगा तो उसकी सांसदी हम छीन लेंगे। अगर कोई बोलता है तो उसको जेल में हम डाल देंगे। मतलब कुल मिला के देखिए, मान के चलिए कि मैंने तो लोकसभा बहुत ज्यादा कवर नहीं की है, लेकिन विधानसभा का मेरा अनुभव है। लोकसभा में बहुत ज्यादा 1.5 हफ्ता दिल्ली में रहा हूँ, ऐसी बात नहीं, 2 साल, लेकिन बहुत ज्यादा अनुभव नहीं था उसमें, एकदम फ्रेशर था। बाद में गुजरात की बात करूं तो ट्रेजरी बैंक जो होती है, मतलब जो सत्ता पक्ष है, उसकी जवाबदारी होती है कि इस पर चर्चा हो जाए। अगर सत्ता पक्ष चाहता, नरेंद्र मोदी चाहते, अमित शाह चाहते और ओम बिरला चाहते और जगदीप धनखड़ चाहते तो आज चर्चा होती। लेकिन उनको पता है कि वो केवल उन्होंने संविधान की हत्या की है, बाबा साहब के विचारधारों का मर्डर किया है, उनको वो मानना नहीं। और भविष्य में उनका प्लान है कि हिंदुत्व का भगवा को कैसे पूरे देश में उड़ा दिया जाए और संविधान को किस तरह से दरिया में फेंक दिया जाए और अपने हिसाब से संविधान लिखा जाए। उसकी पूरी प्लानिंग जो है वो उनके एवज में है। और इसलिए आपने जैसा कहा कि इनके लोग कहते भी हैं कि अगर एब्सोल्यूट मेजोरिटी आई तो इस संविधान को बदला जाएगा। और इनके कई सारे लोग भी ये कहते आए हैं कि अब रीथिंक करने की जरूरत है, हमें सोचने की जरूरत है, नए सुधार करने की जरूरत है, लेकिन क्या करने की जरूरत है वो बताते नहीं है। मतलब आज पूरी जवाबदारी अपमान की अगर मैं बात करूं तो ये सत्ता पक्ष की, मोदी सरकार की है। सर तो फिर किस तरह से सर देश के लोग जिस तरह से सर विपक्षी दल भी सर कहीं ना कहीं इनके आगे कुछ नहीं कर पाता, हर चीज, जैसे आपने भी देखा होगा कि सर 2 दिन पहले आपने वाकया देखा होगा कि राहुल गांधी को जाने नहीं दिया जाता है। सर इस देश में तो सर सबको समान अधिकार दिया गया है सर, सबको बोलने की आजादी दी गई है सर, कोई कहीं पे भी आ जा सकता है। तो सर किस तरह से ये लोग लड़ेंगे सर? क्या देश किस ओर जा रहा है सर? देखिए, हम लोग अभी धीरे धीरे हिटलरशाही में नहीं आए, लेकिन हिटलरशाही के 2 स्टेप पहले ऑटोक्रेसी कहते हैं उसमें आ गए हैं। मतलब जो सरकार आएगी वो सरकार अपने हिसाब से सब कुछ हाँकेगी, चाहे विपक्ष हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे बिजनेसमैन हो, सबको अपने हिसाब से हाँकेगी। अब देखिए, हमारा अर्थतंत्र एकदम खत्म हो गया है, हमारी जो जीडीपी एकदम खत्म हो गई। आज ही आरबीआई ने जो रेपो रेट घटाने की बात हो रही थी, कोई घटाया नहीं है। सामान्य लोगों की खर्चा कितना बढ़ गया, उसकी आवक एकदम कम हो गई है, रोजगारी का ठिकाना नहीं है, शिक्षा दिन पर दिन महंगी होती जा रही है प्राइवेटाइजेशन के कारण। उसकी चिंता नहीं है। चिंता किसकी है कि संभल में एक मस्जिद है, उसके नीचे मंदिर है। मथुरा में एक मंदिर है, मस्जिद है, उसके नीचे मस्जिद है। ज्ञान व्यापी में ये है और इसके नीचे ये है। अजमेर शरीफ के नीचे मंदिर है। भैया जब आपको यही करना है तो सब कुछ बंद कर दो, हम व्यक्तिगत तौर पे मानते हैं, और निकल पड़ो मस्जिद खोजने, मंदिर खोलने, माफ खोजने। हर जगह खोद के अब साबित पूरे देश को खोद डालिए और बताइए। अब देखिए ना, एक नया सिगुफा वो भी छूटा जा रहा है। बौद्ध लोग कह रहे हैं कि जहां मंदिर आप खोदोगे वहां नीचे से बौद्ध प्रतिमाएं निकलेंगी और ये सब होगा। मतलब अब आपको डिसाइड करना है कि आपको देश को रसातल में ले जाना है, नीचे ले जाना है। आज ही देखे, जो मेरा बच्चा वो वीडियो देख रहा था, उसने मुझे वीडियो भेजा कि विदेश में, अमेरिका में एक बच्चा रोबोट से खेल रहा है, रोबोट कैसे बनाया जाएगा वो खेल रहा है। और हमारे यहाँ बच्चे देखो कथाकार बन रहे हैं।
अब देखा होगा आपने बीच में वीडियो, कथाकार जी जी। पता नहीं क्या क्या नौटंकी हो रही है हमारे राम यहाँ। भद्राचार्य ने स्टेज से वो हाँ हाँ, बच्चों को मतलब हटाया, बोले और आप नीचे। बहुत बहुत सारे, नहीं महिला कथाकारों की तो मैं क्या बात करूं, वो अच्छे लोग हैं, अच्छे कथाकार हैं, लेकिन वो बेच क्या रही हैं, वो केवल अपनी सर वो सुंदरता अपनी बेच दुकान रही है। चला रहे हैं। सर वो हाँ नहीं अपनी नहीं, जो दुकान जो चला रहे हैं। महिलाएं, जो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत सारी हमारे यहाँ कथाकारी महिलाएं हैं, वो अपनी हम्म सुंदरता बेच रही हैं और गलत गलत चीजें उदाहरण दे के लोगों को, और लाखों लोग उनमें इकट्ठा होते हैं और उसका हम्म लाखों लोग लेते हैं, और दूसरों को सलाह देंगे आप सादा जीवन जिए, ये करिए वो करिए, और खुद लाखों रुपए का बैग लेके घूमती हैं। मतलब हम्म कुल मिला के बात है कि अब हम कहाँ जा रहे हैं इस पिछले 10 सालों में, हमारे युवा कैसे अब रोबोट बनते जा रहे हैं, और विदेश के बच्चे, जापान के बच्चे, जर्मनी के बच्चे किस तरह रिसर्च कर रहे हैं, किस तरह ड्रोन बना रहे हैं, किस तरह आगे जा रहे हैं, देश को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा हम्म मैंने कहा आपको कि स्थिति वही है कि हमारा देश अब धीरे धीरे ऑटोक्रेसी में चला जा रहा है, और हम्म सत्ता पक्ष को चिंता है कि अगर लोग पढ़े लिखे जाएंगे, लोग कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो वो दूध हम्म पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए देखिए, ये गरीब बच्चे पढ़े नहीं, आप यूपी में चले जाइएगा तो हजारों स्कूल बंद हो गए हैं। गुजरात की मैं बात करूं, हजारों सरकारी स्कूल मर्जर के नाम पर बंद कर दिए गए हैं। प्राइवेट स्कूलों में खूब जो है बढ़ती जा रही है फीसें। बच्चे जो टीचरों की भर्ती हो, संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पर हो रही है, वो परमानेंट करते ही नहीं है। उसको लेकर गुजरात में या यूपी में आप कहें तो अलग प्रकार की उनकी युवाओं बेचारे लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार किसी को सुनने को तैयार नहीं है। नहीं है। सीधे तौर पर मैंने आपको बात कहा कि अपने हिसाब से सब कुछ हाँकना चाहते हैं। इनको न तो सामाजिक सामंजस्यता से बात है, न तो इनको हिंदू हम्म मुस्लिम एकता में कोई रस है, या सब लोग सीख रहे हों, न तो राष्ट्रवाद में इनको है रस है, न तो इनको आर्थिक नीतियां, न तो विदेश नीति से इनको मतलब है। इनको मतलब है कैसे भी करके लोगों के दिमाग में यहाँ हिंदू मुस्लिम मुस्लिम की नफरत फैलाया जाए, और अपनी वोट बैंक की फसल हमेशा पहले उसको उठाया जाए, भले उसमें कितने युवा मर जाएं, चाहे किसी पक्ष के भी युवा मर जाएं, लेकिन इनका जो है, इनकी दाल रोटी चढ़ते रहे, ये सत्ता में रहे। इसलिए ये न तो विपक्ष को बोलने देना चाहते हैं, न तो जो उनका गोदी मीडिया है वो विपक्ष को बोलने देना चाहता है। युवा अगर बोलना चाहता है तो उसको जेल में डाल देंगे, महिलाएं अगर बोलना चाहेंगी तो उसको जेल में डाल देंगी, किसान अगर बोलना चाहेंगे तो उसको उस पर लाठी चार्ज करेंगे, लोग अपने हिसाब से मतदान बैलेट पेपर से करना चाहेंगे तो वो वहां पे कर्फ्यू लगा देंगे। मतलब कुल मिला के आप समझ लो, अब हम हिटलर शाही की तरफ हैं। लोग अगर नहीं समझेंगे, लोग रास्ते पर नहीं आएंगे, तो ये मान के चलिए राहुल, आज और हम जो आप बात हम कर पा रहे हैं, ये खुल के बात भी नहीं कर पाएंगे, बात करते हुए पुलिस आपको उठा ले जाएगी। सर अब जब दिल्ली की बात ही हो रही तो सर मेरा दूसरा सवाल सर दिल्ली से जुड़ा हुआ है। सर आज हम्म। राज्यसभा के अंदर में जिस तरह से अभिषेक मनु सिंघवी की सीट के पास जो पैसे मिले हैं सर, ये बात जो सामने आई है, इस बात को इतना तूल क्यों पकड़ाया जाए सर? देखिए, ये मीडिया के माध्यम से मीडिया ने दिखाया, दंगा हो गया, इस पर हम्म लेके विपक्ष को घेर लिया सत्ता पक्ष ने, ये किसने बताया? देखिए, हम्म को मैंने संसद कवर की है, ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा अनुभव नहीं, लेकिन फिर भी की है। कोई हम्म सांसद पैसा लेकर नहीं जाता। हाँ, वो अगर फगन हम्म फुलसते हो तो ले जा सकते हैं। आपने वो केस फॉर वोट देखा होगा, हम्म 2008-2009 में किस तरह से न्यूक्लियर डील और ये केस फॉर वोट हुआ था, उसमें पैसा लेके बेग में गए थे और वहां दिखाया गया था। हम्म यहाँ राज्यसभा के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं थी कि वो गड्डी लेके जाते, वहां रख के भूल जाते। अगर कोई पैसा लेके जाएगा तो क्या रख के भूल जाएगा वहां? या अभिषेक मनु सिंघवी को दया आ गई होगी कि अरे यार, कोई बेचारा सिक्योरिटी वाला, उसके पास पैसा नहीं है, चल मैं रख दूं, बेचारे को मिल जाए। कुल हम्म मिला के देखिए, वहां बहुत चाक चौबंद सुरक्षा होती है। अभिषेक मनु सिंघवी अपने हिसाब से मना कर चुके हैं कि उनके पैसे नहीं है, ये खाली तूल पकड़ने, मामला तूल पकड़े इसके लिए है, और मीडिया इसको हवा दे, और कम से कम कांग्रेस बैकफुट पर आवे। जैसे अदानी के मुद्दे पर, संभल के मुद्दे पर वो संसद परिसर के अंदर रोज विरोध प्रदर्शन कर रही है, अलग अलग तरीके से। इसमें राहुल भी हैं, उसमें प्रियंका भी हैं, और सांसद मिलकर उसमें जो अलग अलग हो रहे हैं, मतलब अलग अलग विरोध प्रदर्शन को। उस मामले पर सरकार बोलने के लिए तैयार नहीं है, न तो चर्चा करने के लिए तैयार है, न तो उस पर कोई बात करने के लिए तैयार है। उसको लेकर रोज संसद जो है बंद हो जा रही है, स्थगित हो जा रही है। लाखों करोड़ रुपए जो है वो आपके हमारे टैक्स के पैसे से खर्च हो रहे हैं। जो जीएसटी सरकार कहती है कि हमने करोड़ रुपए वसूले हैं, वो करोड़ रुपए आपसे हमसे टैक्स टेररिज्म के कारण छोड़ के चले जा रहे हैं। आपको जानकारी दे दूं, पिछले 10 सालों में तकरीबन
6 लाख से 7 लाख या 8 लाख जो अरबपति हैं या जो बच्चे हैं कहते हैं, वो लोग हमारा देश छोड़ के चले गए। 60,000 तो इसी साल छोड़ के चले गए हैं। उनका कहना था कि देश में रहना मुश्किल है। यहाँ पॉलिटिक्स जो राजनीतिक पक्षपात होता है, यहाँ पर टैक्स टेररिज्म है, यहाँ सर्वधर्म समभाव की बात नहीं होती, हमको योग्य तरह से हमको वो नहीं मिल रहा है, मतलब तक नहीं मिल रहा है, लाभ नहीं मिल रहा है ताकि हम अपना ग्रो कर सके। मतलब लोग देश छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन हमारे जो महान व्यक्ति हमारे यहाँ एक हैं, अपने आप को अजन्मा कहते हैं, वो कह रहे हैं कि देश में डंका बज रहा है। उनके भक्त लोग कहते हैं देश में डंका बज रहा है। भैया डंका बज रहा है तो मतलब ये समझिए कि संसद में ये दूसरी बार ऐसा हुआ है कि कोई जो बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी बता रही पैसा मिला। आपको ख्याल है कुछ लड़के जैसे ही संसद की शुरुआत हुई थी पहले ही सत्र में, कुछ लड़के स्मोक गन लेके अंदर घुस गए थे, आपको पता है। तो उन्होंने वहां जाके लहराया, बताया। हालांकि सरकार ने बहुत प्रयत्न किया, कोई नाम लेने की, कांग्रेस के लोग हैं, हम विरोध करने आए। ये दूसरी बार, ये तो बहुत बड़ी चूक है सुरक्षा में अगर कोई ऐसा लेके चला जा रहा है। तो ऐसे जो बंदा सिक्योरिटी में वहां है उसको पहले हटाना चाहिए, और जो इसका डिपार्टमेंट का हेड है, मंत्री, उसको हटाना चाहिए, ताकि कैसे हो रहा है जांच वांच तो ठीक है, लेकिन पहले इनका रिजाइन ले लेना चाहिए। इन लोगों को पहले जेल में डाल देना है पकड़ के। भैया कैसे कोई लेके आ जाता है? मतलब साहब ये बोगस बात है। मात्र विपक्ष को कटघरे में खड़ा करने और उनका जो भोपू मीडिया है उसके माध्यम से विपक्ष को घेर सके, क्योंकि मसाला नहीं मिल रहा था इतने दिन से अदानी के सिवाय। अदानी चला नहीं सकते, ये सब इनकी में हिम्मत नहीं है अदानी चलाने की, तो स्वाभाविक ये सब चीजें ये सब करते रहते हैं। लेकिन इससे कोई बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है, मात्र ये माहौल खड़ा किया गया। लेकिन सवाल ये है कि कौन सा कर्मचारी, कौन सा सिक्योरिटी ऑफिसर जो है इससे मिला हुआ है, ये मेरा एक सवाल है। कैसे हो सकता है इतनी सारी सीसीटीवी के बावजूद, इतने सारे कैमरे लगे होने के बावजूद भी? ये सब चीजें एक सोचने वाली बात है। सर मेरा सर तीसरा प्रश्न आपके लिए है सर कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से बीजेपी पर वोट कटवाने का आरोप लगाया है सर, ये आरोप कितना गंभीर है? देखिए, वोट काटने का आरोप पहली बार ऑन रिकॉर्ड उन्होंने लगाया है, एक दस्तावेज दिखाकर। उन्होंने कहा है कि हर बार कभी 500 हजार करके 11-12 हजार, एक साहदरा विधानसभा क्षेत्र वहां से काटने की फरमाइश हुई, और जो वहां के एआरओ हैं, बीएलओ हैं, वो ये सब काम करते हैं। ऐसा नहीं है पहली बार हो रहा है, गुजरात में भी ये सब चीजें होती हैं, महाराष्ट्र में भी ये हुई है, हरियाणा में भी हुई है। ये सब आपको पता, 2019 में जब ये लोग जीते तब मुंबई में कैसे जीते उसके लिए एक प्रोफेशन ने पूरा रिसर्च पेपर निकाला कि कैसे कुछ लाख जो वोट है वो काट दिए गए। और वोट में कौन थे? तो माइनॉरिटीज थे। वो वोट में कैन थे तो वो जो एसटी एसटी ओबीसी से, जो विपक्ष को, मतलब बीजेपी के अलावा जो लोग वोट देना चाहते थे उनके वोट काट दिए गए। वो हमने देखा है। एक तो मार्ग ये है इनको जीतने का। दूसरा मार्ग ये है कि जो लोग वोट दे उनको निकलने ना दिया जाए, जैसे कि इन्होंने 9 उपचुनाव जो हुए उत्तर प्रदेश में उसमें किया कि लोगों को निकलने नहीं दिया, बंदूक लेके निकल पड़े। इनके जो गुंडे टाइप के जो पुलिस ऑफिसर थे, अधिकारी थे, वो और लोगों को डराया धमकाया, ये काम। तीसरा आता है कि पैसे दिए जाए, दारू दी जाए, मटन मांस मच्छी ये खिलाया जाए जिससे आपके पक्ष में आ जाए। चौथा है मशीनें। ये 4-5 चीजें ऐसी होती हैं जिसके माध्यम से बीजेपी जो अपना चुनाव पूरा अभी जीत रही है। और यही पूरी फॉर्मेलिटी जो अभी दिखाई देती है। सब ये तो वहां पर उनकी सरकार है कि उनके हाथ में कागज लगा और उन्होंने ये सब बातें की। लेकिन सवाल यही है राहुल अभी भी कि क्या ये रोक पाएंगे? क्या इलेक्शन में हारते हुए अपने को बचा पाएंगे? मेरा स्पष्ट तौर पे ये मानना है कि अगर पुलिस उनकी होती, अगर अधिकारी उनके होते, लेकिन अब तो एलजी के हाथ में सब कुछ। अधिकारी उनकी बात क्यों मानेंगे? पुलिस उनकी बात क्यों मानेगी? ये सब नहीं है तो वहां उनका हारना निश्चित है। ये मानकर चलिए वहां मशीनों में गड़बड़ी होगी, वहां वोट नहीं देने दिया जाएगा, वहां आपके वोटर के नाम कट जाएंगे। इसके बावजूद, इतना सारा महंगाई होने के बावजूद, बेरोजगारी होने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद भी वहां आम आदमी पार्टी हार जाएगी, और बड़ी लीड से हारेगी। ये लिखा जा चुका है, मानकर चलिए। इसके बाद बिहार भी आप मान के चलिए, बिहार में भी होगा। और जिस तरह एकनाथ शिंदे की हालत हुई, वही हालत जो है वो सीधे तौर पे नीतीश कुमार की भी होने जा रही है। कुल मिला के राहुल बात यही है कि ये चीजें आज उजागर हुई क्योंकि एक दस्तावेज मिला, वरना तो आपके पास कोई जवाब ही नहीं था। अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर अधिकारी को कहा कि आप गलत काम मत करिए, कल उठ के सरकार बदलेगी तो आप जेल में जा सकते हैं। उन्होंने बीएनएस मतलब भारतीय न्याय संहिता के कायदे बताया कि इस हिसाब से हम फरियाद करेंगे, आपके इलेक्शन कमीशन में फरियाद करेंगे। लेकिन जब तक ये सब बातें अपने आप में
साबित नहीं हो जाती या रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक पता नहीं चलेगा कितने वोट कटे कितने बटे। समझो, मतलब कुल मिला के बटेंगे तो कटेंगे वाली बात जो है अरविंद केजरीवाल को भी ख्याल आ गई, इसलिए वो बटे नहीं उनके मतदार, उनके मतदाता, इसके लिए अभी से जो कहते हैं कि पूरी प्लानिंग कर रहे हैं और पूरे आरोप प्रत्यारोप जो लगाने का जो काम बीजेपी करती है उसके साथ वो भी ये कर रहे हैं। अब सर बॉम्बे की ओर चला जाए, क्योंकि कल जी महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की राजनीति में एकनाथ शिंदे अब देवेंद्र फडणवीस को क्या छठी का दूध याद दिलाने जा रहे हैं, जिस तरह से कल शपथ लिया है नई सरकार ने। आप बताइए सर इस पे। देखिए, कल की अगर बॉडी लैंग्वेज, हालांकि मैं तो दूसरी जगह था लेकिन घर जाके मैंने देखा, आप जी। बॉडी लैंग्वेज देखिए शुरुआत से ही, पूरा कुनबा एक तरफ था भाजपा का, उसमें अजीत दादा पवार देखिए वो भी उन्हीं तरफ थे, पीएम, लेकिन वो अलग तरफ थे। दोपहर कहते हैं कि शाम तक जब तक उनका नाम घोषित नहीं हुआ तब तक ये डिसाइड नहीं हो पाया था कि वो शपथ लेंगे भी या नहीं। क्यों? ये करने की क्या जरूरत थी? वो चाहते तो एक तरफ रहते, आशीर्वाद देते, सब आया। वो देखिए महाराष्ट्र की राजनीति में 288 में से 124 जो है वो मराठा हैं एमएलए, वो सभी मिला के आप देखिए। बीजेपी ने क्या किया, जो बड़ा चंक था मराठाओं का उनको साइड ट्रैक कर दिया और 2% 3% वाले ब्राह्मण को वहां सीएम बनाया। बीजेपी ने नहीं, इसको आरएसएस आप कहिए कि आरएसएस ने बनाया, ठीक है, लेकिन किसके लिए, किस लिए बनाया आप समझो, कि कम से कम ब्राह्मणों का वर्चस्व रहे, इसलिए नहीं, क्योंकि बीजेपी जो आगामी दिनों में जो डेवलपमेंट होने वाले हैं उसका लाभ आरएसएस को कैसे मिले इसके लिए। अब मैं जो मूल बात करूं, जैसे ही आए एकनाथ शिंदे, उन्होंने तुरंत ही बोलना शुरू कर दिया, बाला साहब ठाकरे को धन्यवाद और सपोर्ट आनंद दीजिए को, और सबको तुरंत राज्यपाल को रोकने लगा उनको। जी जी, राज्यपाल को उनको रोकना पड़े। हाँ, जी। आनंद दीजिए का भी नाम लिया। और उनको बोलना पड़ा भैया इस तरह से नहीं शपथ ली जाती है, ये इस तरह से ली जाती है, उनको बताना रोकना पड़ा, हालांकि वो ले लिया। आपको पता होगा जब वो बीमार थे और सतारा में थे और सतारा से आए, उन्होंने कहा था कि भाई दुनिया की, मतलब लोगों की नजर में तो मैं ही सीएम हूं। समझो, अगर मैं ये बोलता हूं आपकी जगह पर कि राहुल सबके लिए तो मैं ही एंकर हूं, इसका मतलब क्या कि आप एंकर नहीं हो, यही मतलब हुआ ना। जब ये कहते हैं कि मैं दुनिया की, हाँ, क्यों, तो इसका मतलब कि जो देवेंद्र फडणवीस है वो सीएम नहीं है, लोगों के मन में मैं ही सीएम हूं। लोग कहते हैं वहां के, आप बल्कि अपनी चला लो, आप बल्कि अपनी चला लो, आप बड़ी पार्टी बन के आए हो, लेकिन लोगों की नजर में तो मैं ही सीएम, मैं ही हूं और मैं ही अपने हिसाब से चलूंगा। यानी उन्होंने बगावत का एक, उन्होंने वो दे दिया, उनको पकड़ा दिया कि बगावत तो अरे है। आज सोचिए ना, आज उनकी पार्टी के एक बड़े नेता ने कहा कि अजीत पवार हमारे साथ नहीं आए होते तो और अच्छी मार्जिन से हम जीतते, इनको लाके और बिगड़ा बात। और सामने अजीत पवार दादा के गुट से भी आवाज आई, भैया माप में रहो, जो है सब कुछ चलने दीजिए, सबको सोचना चाहिए। मतलब लड़ाई जो है, जो विपक्ष वर्सेस इनका होना चाहिए था, वो अंदर ही अंदर लड़ने लगे हैं ये सब बातें। अभी तो सर पहला दिन ही हुआ है सर। वही शुरू हो गई लड़ाई, मैं आपको बताऊं, देखो स्पष्ट तौर पर क्लियर है। देखिए स्पष्ट तौर पर एकनाथ शिंदे क्लियर है कि मुझे गृह मंत्रालय चाहिए, मुझे राजस्व मंत्रालय चाहिए, जिसकी डिमांड उन्होंने कर दी है। अब देखिए दो चीजें हैं जो जो कयास लगाया जाता है उस हिसाब से, एक तो ये कि क्या उन पर अमित शाह का हाथ है क्या, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो अमित शाह की पसंद नहीं है, वो आरएसएस की पसंद है, ठीक है। सवाल तो ये आता है, अगर आरएसएस की पसंद नहीं है तो देवेंद्र फडणवीस कैसे परेशान हो, उसकी पूरी व्यवस्था जो है वो अमित शाह ने कर दी है, समझी सी बात है, ताकि वो हमेशा उनको डिस्टर्ब करते रहें। उनको अगर होम नहीं दिया तो क्या करेंगे, समझो नहीं दिया तो क्या करेंगे भाई, आगे भी इशू में बीएमसी चुनाव भी है। और सबसे बड़ी बात, बीजेपी का पूरा जो चक्कर यही था कि कैसे भी करके हम शिवसेना को खत्म करें। अब स्थिति ये आई कि कमजोर तो हुए उद्धव, लेकिन फिर भी शिवसेना की 10 सीटें मुंबई में आई 20 में से, मतलब वो अभी भी उतने खत्म नहीं हुए जितना करना चाहते थे। अब एकनाथ शिंदे और दोनों को मिला दिया जाए तो काफी मजबूत स्थिति में होते हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे कैसे कब क्या करेंगे वो उनको भी नहीं पता, ऐसा लोग कहते हैं। वो अचानक उनके मूड में आता है और अचानक फोन घुमाते हैं कि भाई आजा माजी सटक ली, समझे ना, पुष्पा स्टाइल में नहीं है वो कि फ्लावर समझाए क्या अपने फायर है, वो नहीं, वो आजा माजी सटक ली, वो मुंहफट भी है, फट से जो है, जो उनके वो जैसे हैं वैसे दिखते हैं वैसा बोलते हैं। वो 2 दिन में हमने वो सभी पत्रकारों ने भी मार्क कर लिया है
और सबसे बड़ी बात यही है कि वो जब तक रहेंगे अपना आधिपत्य जमाएंगे। और कहते हैं कि उनको कहा गया है देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कि दादा आप चिंता नहीं करें, जैसे आपका रसूख था पहला, भले आप डेप्यूटी सीएम हो गए हैं, वैसे ही आपकी चलेगी सरकार में। ये बोलना पड़ा उनको, क्योंकि अगर नहीं चलेगी तब तो गड़बड़ मामला है। अब समझो, इसलिए अभी वो भी तेल देख रहे हैं, तेल की धार देख रहे हैं। आगामी दिनों में देखिए, ये बात मान के चलिए प्रोजेक्ट क्या होंगे, उनको भी अपनी पार्टी चलानी है, वहां से पैसे कहाँ आएंगे। अब अजित पवार जो है, अजित पवार वो अपनी पार्टी को कैसे आगे बढ़ाना चाहेंगे, उन सब में मतभेद क्या होते हैं, ये सब जो है वो मजे की बात होगी। मतलब आप ये मान के चलिए कि इतना आसान नहीं है महाराष्ट्र की राजनीति को समझना। रोज आपको सुबह उठ के जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी और रात को खत्म, फिर जीरो से शुरुआत करने भी रात को खत्म, जीरो से शुरुआत करने की रात को खत्म। उनका मानना यह है कि मराठाओं की नजर में देवेंद्र फडणवीस विलन है। एक मराठा तौर पे देखो, अजीत पवार मराठा है लेकिन उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म कर दी। जी। शरद पवार अपनी अंतिम लड़ाई लड़ चुके हैं, वो हार चुके हैं। अब मराठा नाम में खाली एकमात्र नाम बताया एकनाथ शिंदे। अब एकनाथ शिंदे के पीछे अगर सभी मराठा के खड़े होते हैं तो आरएसएस क्या करेगा, समझो। या अमित शाह जो चाह रहे हैं क्या वो होगा क्या इन फ्यूचर, 1 साल 1.5 साल 2 साल में। मतलब बहुत सारे सवाल जो अनकहे हैं, जिसको हमको वो फ्यूचर में जाके पता चलेगा। हमारे पास टाइम मशीन नहीं है कि हमने टाइम मशीन है नहीं कि हम उस समय क्या होगा, लेकिन अच्छी शुरुआत नहीं है ये मान के चलिए। सर मेरा आखिरी सवाल है, क्या आरएसएस अब देवेंद्र फडणवीस को पीएम बनाने की कवायद में लग चुका है? नहीं, मेरा सीधा सवाल है, क्यों नहीं लगेगा? भाई उनके पसंद का व्यक्ति है। देखिए 2012 से जब नरेंद्र मोदी ने अपनी शुरुआत की, ऐसे तो 2007 से उन्होंने पोस्टिंग शुरुआत की, 2009 में उनको मौका नहीं मिला, लेकिन 2012 में उन्होंने शुरुआत की और 2014 में उनको सफलता मिली कि वो पीएम पद के उम्मीदवार हुए। लेकिन ये आरएसएस की पसंद नहीं थी, ये मान के चलिए, आरएसएस नहीं चाहता था। क्योंकि मोदी हमेशा से गुजरात में रहे हों चाहे कहीं भी, जहां वो सत्ता पर आसीन हुए, तुरंत उन्होंने आरएसएस की जड़ें गुजरात में भी काटी और वो केंद्र में गए तब भी उन्होंने काटी। हालांकि 2019 में भी वो जीते, लेकिन 2024 में जैसी कम सीटें आई, आरएसएस अपने हिसाब से एक्टिव हो गया। आरएसएस की बात मोदी मानने, देख मोदी कहते हैं कि अच्छे सेनापति जरूर हैं, लेकिन वो कयागरे, जिसको बोलते हैं कि यस मैन नहीं थे। जब आपको पता नहीं होगा, 2015 में मीटिंग मिली आरएसएस को, मोहन भागवत ने कहा कि सभी फाइलें आप ले आइए, हम समीक्षा करेंगे क्या हुआ। ये 2015 में एक बार तो बैठक मिली मध्य प्रदेश भवन जो अब नया बन गया है उसमें, लेकिन उसके बाद कोई बैठक मिली नहीं। मतलब नरेंद्र मोदी को उनके ऊपर कोई हुक्म चला ऐसा अच्छा लगता नहीं है, वो तो सबको पता है इस बात को। अब बात यह है कि अब आरएसएस को मौका मिला है, देखो 3 बार के सीएम, 2029 अभी दूर है, समझे ना। 3 बार के सीएम और अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, अच्छे मराठी बोलते हैं, अच्छी हिंदी बोलते हैं, विदेश में पढ़े लिखे हैं, सामंजस्य स्थापित करना चाहते हैं, माइल्ड चेहरा है, क्यों ना हो। देखिए आप बोलेंगे कि तो फिर योगी का और अमित शाह का क्या होगा। सर अमित शाह का भूतकाल हमको पता ही है, कहां से क्या हुआ, तड़ीपार होना, दामन पे दाग लगना, और फिर आपको पता ही है कि कनाडा में किस तरह उनका नाम आया, लॉरेंस बिश्नोई और ये सब नाम आया। मतलब कहीं ना कहीं दागदार चेहरा है। विश्व में अगर जाएंगे आप तो वो पहली पसंद नहीं हो सकते हैं किसी भी देश के पीएम के लिए। और दूसरी बात कि देखिए पिछले 10-11 साल के अपने कार्यकाल में, या यूं कहें कि जब से वो गृह मंत्री बने तब से, कौन सी विदेश यात्रा उन्होंने सिक्योरिटी पर्पज से लेके की हो या ऐसा कुछ की वो आपको नहीं दिखेंगे, नहीं पता चलेगा आपको। नरेंद्र मोदी हर चीज विदेश में दिखाई दिए होंगे आपको। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ का कट्टर चेहरा है। हालांकि आरएसएस ने उनको सीएम के लिए मदद की, लेकिन क्या वो पीएम के लिए मदद करेंगे क्या? गेरुआ वस्त्र पहन के अगर वो कहीं जाएंगे तब तो हमको लगेगा साल अफगानिस्तान में जैसे किसी उसको बना दिया है मस्जिद के व्यक्ति को, वैसा स्थिति हो जाएगी हमारे देश में भी। एक बंदा जो गेरुआ वस्त्र पहन के हिंदू मुस्लिम की बातें करता है, लोगों को धमकाने की बातें करता है, बुलडोजर ला के तोड़ देता है, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं सुनता, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि भी उतनी अच्छी नहीं है। तो स्वाभाविक है घूम फिर के जब नरेंद्र मोदी अपनी बात करेंगे कि मैं 2029 में फिर आऊंगा, तब मुझे लगता है कि उनके रिप्लेसमेंट में आरएसएस जो है वो सीधे तौर पे देवेंद्र फडणवीस का नाम आगे बढ़ाएगा।
सफलता कितनी मिलती है, कितना अंदर लड़ाई होती है, क्योंकि तो नरेंद्र मोदी खुद एक इंस्टीट्यूट जैसे हैं, उन्होंने अपने समर्थक बनाए, कट्टर समर्थक बनाए, अपने अंधभक्त बनाए। स्वाभाविक है जब उनको हटाया जाएगा या हटाने की कोशिश की जाएगी तो पार्टी के अंदर से यानी भाजपा के अंदर से लड़ाई होगी और आरएसएस के अंदर से भी लड़ाई होगी। लेकिन आरएसएस हमेशा लॉन्ग टर्म का सोचता है, हमेशा दूर की कौड़ी सोचता है। वो ऐसा नहीं है कि तुरंत ही आए छटपट दाल चावल बन गया और हमने खा लिया। वो सोचता है भले इस बार हमको सत्ता न मिले, लेकिन हमारी लंबी लड़ाई विचारधाराओं को लेकर है और हम भले इस बार कुछ हो, हमारा चेहरा बदल जाए, सत्ता में हम रहें, ये जरूरी है। इसलिए आरएसएस के लिए कहा जा रहा है कि आरएसएस ने धीरे धीरे अब ये प्लानिंग शुरू कर दी है और जल्दी ही आपको इसका जो नतीजा है वो देखने को मिलेगा। तो अनिल जी, आपका खूब खूब धन्यवाद। आपने समय निकाला है हमारे इस मंच के लिए और हमारे तमाम दर्शकों को जो विस्तार पूर्वक आपने जानकारी दी, उसके लिए सर एक बार फिर से सर आपका धन्यवाद। धन्यवाद राहुल। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ में अनिल भाई पटेल, जो तमाम विषयों पे हमने आज चर्चा की, उन्होंने विस्तार पूर्वक पूरी जानकारी दी और जिस तरह से महाराष्ट्र की जो राजनीतिक पे जो चर्चा हो रही थी, अगले 6 महीने में अब देखना रहेगा बीएमसी चुनाव से पहले ये सरकार 5 वर्षों चलती है या नहीं चलती है, या स्थिर सरकार चल पाती है नहीं, ये सवाल खड़ा होता है। और हमारी बातचीत आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। नमस्कार।